Okay, good evening everyone. Today is 15th of July 2026 and today our scholar is Pramila Chaudhary ji and वो हमें बताने वाला है batch flowers के बारे में and the planets, the analysis on that. So, with your permission, sir, can we start the session? Yeah. Carry on, Pramila ji. All the best. थैंक यू All the सर, best, Pramila ji. थैंक यू। Yes. सो आज मेरे प्रेजेंटेशन का यहाँ पे सेकंड डे है एंड जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन किया है, ये जो भी आगे ज्वाइन करेंगे उन सबका मैं पहले से ही धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने समस्त गुरुजन को, अपने समस्त गुरु मंडल को और अपने फेलो फ्रेंड्स को सबका शुक्रिया अदा करते हुए प्रेयर्स के साथ अपनी आज की क्लास का शुभारंभ करूंगी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि 1988 में मैंने अपनी मास्टर्स पूरी करी थी एंड उसके बाद मैंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का कोर्स करने के बाद एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब ज्वाइन किया था। परंतु फैमिली कमिटमेंट की वजह से मैंने वो जॉब 5 साल ही करने के बाद रिजाइन कर दिया था एंड पूरा ध्यान मेरा फिर अपने बच्चों के पालन पोषण में और घर की देखभाल में ही लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो थोड़ा समय मिलने लगा एंड स्पेशली जब मेरी सेकंड डॉटर हुई तो मेरे को थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम हो गई थी एंड मुझे लगा कि मुझे बेड पे नहीं बैठना है, आई शुड डू समथिंग फॉर मी। मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन करी तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे मेरा पैशन बनने लगा और मैं योगा क्लासेस हैंडल करने लग गई। एंड 2007 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ज्वाइन किया। वहां पर मैंने जो है योगा प्राणायाम सुदर्शन क्रिया ये सब प्रैक्टिसेस सीखी और फिर उसको मैंने 2009 में एज एन फैकल्टी भी आर्ट ऑफ लिविंग में काम करना शुरू कर दिया। 2016 में मैंने एक नेचुरोपैथी का 3 साल का कोर्स किया एंड साथ ही साथ मैंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से योगा के ऊपर एक सर्टिफाइड कोर्स होता है वह भी किया था। एंड आफ्टर दैट जैसे 2020 में कोविड आ गया तो ऑनलाइन पे हमको अपॉर्चुनिटीज मिली कुछ सीखने के लिए। वहां से मैंने रेकी, टैरेट, मर्मा थेरेपी और छोटी मोटी और भी चीजें काफी हमने सीखी वहां पर। परंतु अभी जैसे सोल कुछ मांग रही थी तो 2023 में मुझे बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में पता चला। तो मैंने बैच फ्लावर रेमेडीज को सीखा एंड मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। एंड मैंने फिर उसका ट्रेनिंग कोर्स किया तो लेवल 1 की मैं ट्रेनर बन गई 2023 तक आते आते 2000। फिर मैंने 2023 में ही एस्ट्रोलॉजी का भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। तो तब से मेरी आज तक ये एस्ट्रोलॉजी की जर्नी कंटिन्यू चल रही है। एंड 2024 में मैं अपने सर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा से मिली थी। उनकी नॉलेज से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई एंड तब से मैं उनके साथ एडवांस स्टडीज और अभी मैं अपना रिसर्च भी उन्हीं की देखरेख में कर रही हूँ। तो मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि मैं ये जो वैदिक नॉलेज है और इसको जो है बहुत अधिक डेप्थ में सीखूं एंड अपनी बैच फ्लावर प्रैक्टिसेस को और इस वैदिक नॉलेज को मिलाकर जो लोग थोड़ा फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं उनकी जो भी यथासंभव हेल्प हो सकती है वह करूं। तो थोड़ा सा मैं वैदिक साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताना चाहूंगी। ये एक बहुत ही डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारी एंशियंट नॉलेज है, वैदिक विजडम जो है उसको कहीं ना कहीं मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है, उसके साथ क्लब किया जाता है। एंड इस जो संस्था में जो मुख्य उद्देश्य इस एस्ट्रोलॉजी की मदद लेके जब हम किसी भी व्यक्ति की हेल्थ को एनालाइज करते हैं तो उसको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एंड साइंटिफिक वे से किसी को भी बताना और उसकी मदद करना है। तो हमारे प्रोफेसर सर कहते हैं कि वी डोंट जस्ट टीच एस्ट्रोलॉजर्स, वी मेक द एस्ट्रोलॉजर्स।
तो उनका मुख्य मोटिव भी यहाँ पर यह है कि वैदिक ज्ञान की नॉलेज लोगों को देके जो ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य हैं उनको कैसे उजागर किया जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या सीखा था। पिछली क्लास में हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना था, भावाज, राशि और नक्षत्रास के बारे में जाना था। थोड़ा सा ये भी समझा था कि इमोशनल हेल्थ क्या होती है, और बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में भी एक छोटा सा ग्लिम्स लिया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरह से ये हमारे प्लैनेट, राशि, भाव और कैसे ये बैच फ्लावर रेमेडीज आपस में सब कनेक्टेड है। आइए थोड़ा सा इसको और आगे चलते हैं। इमोशनल हेल्थ क्या है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की टर्म में, इसको कैसे जानते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इमोशनल हेल्थ का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की हेल्थ, बॉडी, माइंड और इमोशंस का पूरी तरह से बैलेंस हो जाना। तो इमोशनल हेल्थ में हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना ज्यादा एक्सप्रेसिव है, अपने इमोशंस को वो कितना ऑनेस्टली समझ पाता है। तो यदि अगर उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव ट्रिगर भी कर गए इमोशंस, तो वो उनको कितना आसानी से डील कर लेता है, यह सब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान पाते हैं। तो यदि कोई अपने आप को इमोशनली हेल्दी है तो वह अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं, अपनी डेली रूटीन की लाइफ को हो, उसके अंदर जैसे नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस आ गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरलोड हो गया या कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उनको बहुत ही पॉजिटिवली डील कर लेता है। परंतु अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम यह भी देखते हैं कि ग्रह, राशि और भावों की मदद से व्यक्ति की क्या क्या इमोशनल स्ट्रेंथ है और उसकी क्या क्या इमोशनल वीकनेसेस हैं, या वो किसी भी सिचुएशन के प्रति उसका क्या रिएक्शन है, यह भी हम देख पाते हैं। तो कुछ कभी कभी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे हमारे को डर आ गया, एंजाइटी आ गई, चिंता, भय या गुस्सा, ये हमारे डेली रूटीन में आते ही रहते हैं। या अकेलापन से कभी कभी हम जूझते हैं। तो ये नेगेटिव इमोशन जब एक लंबे समय तक हमारे प्रोलॉन्ग करते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों की दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर एक व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ अपने इन नेगेटिव इमोशंस को पहचाने, तो वो क्या करता है, अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाता है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो केवल हमारे को यहाँ पे बीमारी ही नहीं बताती है, ये हमारे को अवेयर करती है, सावधान करती है कि आपके हेल्थ में ये इशू आने जा रहा है। और व्यक्ति जो होता है सामने वाला, उसे अच्छी तरह से समझ कर, पहचान कर एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हुए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम ये कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेट थेरेपी की तरह है। तो यहाँ पर जो है कि हम चार्ट के माध्यम से कोई भी हमारे जो नेगेटिव इमोशंस का पैटर्न है उसको समझते हैं। और एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किसी भी प्रोफेशनल मेडिकल केयर या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इमोशनल हीलिंग थ्रू बैच फ्लावर रेमेडीज, आइए थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी पिछले क्लास में दिया था डॉक्टर एडवर्ड बैच के बारे में। तो डॉक्टर एडवर्ड बैच जो हैं, इन्होंने हमारे को 1930s में 38 बैच फ्लावर रेमेडीज से इंट्रोड्यूस कराया था। तो वो एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। तो उनका कहना ये था कि ट्रीट द इंडिविजुअल, नॉट द डिजीज। तो वे बहुत अच्छी तरह से ये बात मानते थे कि हमारे जितने भी बैलेंसिंग होते हैं इमोशंस में आके, उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। सेकेंडली वो कहते थे डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोल एंड द माइंड। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे डेली रूटीन में हम फेस करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इनर हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो जब हमारी इनर हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पे उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बैश फ्लावर रेमेडीज क्या करती हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को हील करने का काम करती हैं, ना कि फिजिकल डिजीज को हील किया जाता है।
तो यहाँ पर 38 बैच फ्लावर रेमेडीज होती हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर फ्लावर रेमेडी एक अलग अलग सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करती है। यदि जैसे किसी के दिमाग में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, तो ऐसे में उसको वाइट चेस्टनट दिया जाता है, ताकि उसका दिमाग जो है थोड़ा कूल हो जाए, काम हो जाए। एंड अगर कुछ जैसे एडीएचडी के बच्चे होते हैं, या फिर हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कुछ बच्चे जिनको हम कहते हैं बहुत उथले बच्चे हैं, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। तो ये जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, इनको हम वर्बिन देते हैं। या कभी कभी ऐसे लोगों से हमारा सामना पड़ता है कि हम देखते हैं गुस्सा आ गया तो चीजें पटक पटक कर अपना गुस्सा निकालते हैं, या कोई ना कोई इम्पल्सिव रिएक्शन के द्वारा वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी इम्पल्सिविटी आती है, तो वहां पे चेरी प्लम लेते हैं। तो ये जो रेमेडीज होती हैं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जेंटली हमारी बॉडी को में और माइंड में बैलेंस को क्रिएट करने का काम करती है। साथ ही साथ ये रेमेडीज हमारे को हमारे अपने प्रति अवेयरनेस भी देती हैं, कि हम ट्रूली ये पहचान सकते हैं कि कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर ट्रिगर हो रहे हैं। तो अगर हम इसको बोले कि इसके अंदर प्लेसिबो इफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। तो देखो, हम बचपन से लेके आज तक बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम खाना खाते ही हैं। हम ये तो नहीं अगर कहते ना कि खाना खाएंगे तभी एनर्जी आएगी, और अगर एक दिन हमने खाना नहीं खाया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये रेमेडीज भी जब हमारे इमोशंस मैच्योर हो जाते हैं, तो हम इनको हमें तभी तक लेना है जब तक हमारे को इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आती। अगर एक बार इमोशनल मैच्योर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में वो इमोशंस आएगा ही नहीं, वो दोबारा भी कभी ट्रिगर करेगा, परंतु मैच्योरिटी के कारण उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, और वो हमारे को लाइफ में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ बैच फ्लावर रेमेडीज और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को हम ये कह सकते हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो यहाँ पर जब हम दोनों मोडालिटीज के माध्यम से अपने इमोशनल पैटर्न को समझ लेते हैं, तो एक व्यक्ति जो होता है बहुत ही अवेयरनेस के साथ अपनी वेलबींग की ओर आगे मूव ऑन करता है। सो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस इमोशनल हेल्थ? तो देखो, हम क्या कहते हैं, बर्थ चार्ट हम किसी का भी व्यक्ति का लेते हैं, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट देखने के बाद हम वहां से उसके इमोशनल पैटर्न को, उसकी फिजिकल हेल्थ को, या उसका सोचने का तरीका क्या है, वह सब समझ पाते हैं। तो ग्रह भाव और राशियां हमें ये बताती हैं कि उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, या उसका जो डिफरेंट सिचुएशन के प्रति उसका पर्सपेक्टिव, रिएक्ट करने का तरीका वह क्या है। तो इमोशनल हेल्थ के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मून, मरकरी, वीनस, सैटर्न और वाटरी साइन लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये बहुत ही अपना अहम रोल अदा करते हैं। और इन सब की मदद से ही हम उसकी कमजोरियां या उसकी ताकत को, या कुछ ऐसे एरिया जो उसके अफेक्ट होने वाले हैं, तो या फिर ऐसे कुछ हम देखते हैं जहाँ उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो ये पता चलाकर फिर उसके साथ हम उससे रिलेटेड जो सूटेबल बैच फ्लावर रेमेडीज है, वो देकर उसकी वेलबींग में उसकी मदद करते हैं। तो अभी हम एक एक करके ये जो मून, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड वाटर साइंस के बारे में, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है इमोशनल हेल्थ में, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है मून। मून जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, ये क्योंकि मून हमारा माइंड भी है और ये हमारा इमोशंस भी है। तो मून से हम जो है फीलिंग्स के बारे में जान पाते हैं, किसी के इमोशंस को पहचान पाते हैं, उसका जो मदरिंग और नर्चरिंग उसका स्वभाव है, ये देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मदरी स्वभाव को फोर्थ हाउस अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये किसी के भी चार्ट में स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, तो वो हमारी को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, काइंडनेस देता है, एंड हमारा पीस ऑफ माइंड भी देता है। पर अगर कहीं ये हमारे राहु, केतु, सैटर्न, मार्स से अफ्लिक्टेड हो जाए, तो ये हमारे को इमोशनल इनसिक्योरिटी देते हैं, एंजाइटी बनी रहती है, मूड स्विंग्स देखने में आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, तो वो अपनी डेली रूटीन की लाइफ को ठीक से कोप अप नहीं कर पाता, अपने स्ट्रेस को वो ठीक से नहीं हैंडल कर पाता है। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है मरकरी।
मरकरी जो हमारी जो होती है कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मेमोरी को बताता है, हमारी रीजनिंग एबिलिटी क्या है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये सब हम मरकरी से देखते हैं। अपने आप को आप किसी के सामने कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, यह सब भी हम मरकरी से ही देखते हैं। तो अगर आपका मरकरी वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो ये आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड को बताता है, क्लियर थिंकिंग को बताता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर ये एफ्लिक्टेड है, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन देगा, आपको ओवर थिंकिंग देगा, एंड कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस बनी रहेगी। और कोई भी व्यक्ति ऐसी कंडीशन में अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वीनस, ये बहुत ही सुंदर प्लेनेट होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे लव, रिलेशनशिप, हार्मनी, ब्यूटी और इमोशनल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। हम किसी व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से लव देंगे या उससे किस तरह से हम लेंगे, वह भी वीनस से ही हमें पता चलता है। तो अगर आपका वीनस स्ट्रांग है, तो आपके रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी होंगे, आप अफेक्शनेट होंगे और इमोशनली सेटिस्फाइड भी होंगे। अगर इस वीनस के ऊपर कहीं अफ्लिक्शन आ गई, तो आपको डिससेटिस्फेक्शन फील होगी, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इशू बने रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल इंडिपेंडेंसी का भी सामना कर पड़ सकता है। सैटर्न, सैटर्न जो है ये एक कार्मिक प्लेनेट है। ये किसी व्यक्ति में बताता है कि वो कितना डिसिप्लिन है एंड कितना वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकता है, उसकी सहन करने की क्षमता कितनी है, उसके क्या क्या कार्मिक लेसन्स है, वह सब हमें सैटर्न की पोजीशन से पता चलते हैं। ये हमारे को बताता है कि इमोशनल मैच्योरिटी किस तरह से आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस के द्वारा आती है, ना कि आपके कंफर्ट के द्वारा। तो अगर आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड है, तो वो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस देगा। और अगर लाइफ में आपके कुछ नेगेटिव आ गया या कहीं हार्डशिप आ गई, तो उस जो कठिन परिस्थितियां हैं उससे आप कैसे आसानी से निकल पाते हैं, तो वह भी आपको उनसे लड़ने की जो है क्षमता प्रदान करेगा। और अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये अफ्लिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आप में सैडनेस आएगी, लोनलीनेस फील करेंगे, आपके मन में एक फियर, गिल्ट और ऐसे नेगेटिव इमोशंस बने रहेंगे। अब हम वाटरी साइन के बारे में बात करते हैं कि ये भी हमारे जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी जो है इमोशन, इंट्यूशन और सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कैंसर साइन है ये हमारी इमोशनल सिक्योरिटी को बताता है। ये हमारी मदरिंग नेचर को, केयरिंग नेचर को और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कहीं कैंसर साइन किसी के चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, तो वो उसका आप देखेंगे कि वो अपने लव्ड वन के साथ उसकी जो है इमोशंस बहुत ही डीपली जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कॉर्पियो साइन। ये हमारे डीप इमोशंस को, हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस को और हमारी हिडन फीलिंग्स को दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो अपनी सेल्फ फीलिंग होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ना कुछ जो ये लोग इस तरह के होते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि अपने जो भी अंदर के इमोशंस होते हैं उनको वो बहुत डीपली फील करते हैं, बहुत डीपली उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड पाइसेस लगना के लोग ये कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। एंड इनको लोगों के प्रति दया भाव बहुत ज्यादा आता है, इमेजिनेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, और साथ ही साथ इनका इंट्यूशन भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अगर आपका पाइसेस स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होंगे, काइंड होंगे और इंट्यूटिव होंगे। तो अगर हम इसको एक छोटी सी टेबल के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं कि मून जो है वो हमारे माइंड, इमोशन और इमोशनल सिक्योरिटी को बताता है। वहीं मरकरी जो है हमारी सोच को, कम्युनिकेशन को एंड कितना अच्छा हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है उसको बताता है। वीनस हमारे लव, रिलेशनशिप एंड हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न से हम पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी एंड एंड्योरेंस को देख पाते हैं। कैंसर केयर, नर्चरिंग, इमोशनल सिक्योरिटी को बताता है।
तो वहीं स्कॉर्पियो से हम अपने डीप इमोशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकती हैं। एंड पाइसेस कंपैशन, इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से प्लैनेट हमारे इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। तो खाली प्लैनेट्स ही नहीं, यहाँ पर इस चार्ट के अंदर कुछ भाव भी ऐसे होते हैं जो अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए पूरा अच्छे से योगदान देते हैं। तो स्पेशली फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस, ये बहुत आपको अच्छी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो आइए इसको एक एक करके हम समझेंगे। फोर्थ हाउस, इसको हम सुख भाव कहते हैं और ये हमारी इमोशनल सिक्योरिटी वाला घर होता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम जो है इमोशनल हेल्थ को केवल ये कह सकते हैं कि ये फोर्थ हाउस हमारे को कहीं ना कहीं इनर पीस देता है। हमारे को जो हमारी फैमिली की हैप्पीनेस होती है, क्योंकि फोर्थ हाउस फैमिली का घर होता है, तो किसी भी आपको फैमिली हैप्पीनेस देखनी है तो वो आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। आप इमोशनली कितना सिक्योर हैं, एंड यहाँ से हम अपना मदर लव भी देखते हैं। तो ये मतलब इन द शॉर्ट हम पूरी फैमिली हैप्पीनेस एंड मदरिंग नेचर जो है ये सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और अगर आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है तो व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत ही ज्यादा इमोशनली सिक्योर महसूस करता है। तो वो अगर सपोज उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव फेज आ गया तो उस समय उसको अपनी फैमिली से पूरी की पूरी सपोर्ट मिलती है। और अगर ये स्ट्रांग है तो आपको इमोशनल सिक्योरिटी देगा, आपका पीस ऑफ माइंड भी बना रहेगा। और अगर आपका ये फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है तो आपको इमोशनल इनसिक्योरिटी होगी एंड लैक ऑफ इनर पीस रहेगा। एंड कभी कभी एक चीज और भी देखने में आई है कि हमारे कुछ चाइल्डहुड अनरिजॉल्व इशू होते हैं, वो भी सब हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। फिफ्थ हाउस के बारे में देखते हैं। इस ये हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन का घर है। तो फिफ्थ हाउस जो है हमारी जॉय को, फिफ्थ हाउस से हम अपनी जॉय, क्रिएटिविटी, लव एंड हमारा जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वह देखते हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो हम अपने अंदर से अपने सुख और दुखों को किस तरीके से महसूस कर पाते हैं, फिफ्थ हाउस ही हमको ये बताता है। अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है तो व्यक्ति जो होगा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो फिफ्थ हाउस जो है लियो साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी भी पूरी क्वालिटीज यहाँ से मिलेगी। उसकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, आशावादी होगा। अगर नेगेटिव कुछ हो भी रहा है तो वो उसके अंदर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच रखेगा। तो अपने अपने इमोशंस को बहुत हेल्दी वे से एक्सप्रेस करता रहेगा। अगर उसी दूसरी तरफ अगर ये हमारा एफ्लिक्टेड हो गया तो हमारे को इमोशनल इंस्टेबिलिटी देगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इन सब के चलते हुए क्या होगा, जो उसकी लाइफ का जॉय कम हो जाएगा और वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएगा। एट्थ हाउस, ये हमारे इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। एट्थ हाउस से हम हिडन फीलिंग्स, हमारा डर, हमारा जो ट्रॉमा है एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो एक अलग बात है। तो ये सब हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो अपनी जो हमारे हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस के प्रति हमारा क्या नजरिया होता है, उन चेंजेस को हम कैसे डील करते हैं, यह सब, या हमारे कुछ इमोशनल पेन्स हैं, हम उसमें कितना ज्यादा घुसे रहते हैं या उससे कितनी जल्दी रिकवर कर जाते हैं, यह सब भी हमें एट्थ हाउस से ही पता चलता है। तो अगर आपका एट्थ हाउस स्ट्रांग है तो यह आपको कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग देगा, और जो आपकी कठिन परिस्थितियां हैं उनसे बाहर निकलने में आपको पूरी मदद करेगा। एंड आपके जो जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है वह भी एट्थ हाउस ही देगा। अगर वहीं कमजोर है तो उससे क्या होगा, तो आपके कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमा हैं या आपके इमोशनल फियर हैं या पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, वो है सब आप एंड फेस करेंगे। कुछ ना कुछ आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बना रहेगा या प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वो भी हम एट्थ हाउस के माध्यम से ही जान पाते हैं।
हम बात करें 12वें हाउस पे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो यहाँ से जो है हम अपने हिडन इमोशंस, हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, एंड ये हमारा मोक्षा हाउस है, ये सब हम 12वें घर से देखते हैं। तो अगर ये किसी के चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग है, तो वह व्यक्ति आपको दयालु मिलेगा, कंपैशनेट होगा, उसके अंदर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगी, एंड इन जो उसकी अंदर इनर हीलिंग होगी, और लोगों की मदद करने की भी उसको बड़ी क्रेविंग होती होगी। और अगर कहीं ना कहीं ये आपका घर अफ्लिक्टेड हो जाता है, तो ये आपको लोनलीनेस देता है, आपको एंजाइटी बनी रहती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं किसी को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, तो हम ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं उसका 12th हाउस भी अफ्लिक्टेड होता है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं इमोशनली विड्रॉन होते हैं, और इनके अंदर एस्केपिज्म की भी क्वालिटीज दिखाई देती हैं। तो आइए हम एस्ट्रोलॉजी और बैच फ्लावर रेमेडीज को आपस में लिंक कैसे करेंगे। तो मून, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड वाटरी साइन, एंड जो ये हमने 4th हाउसेस के बारे में अभी जाना था, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें मिलकर हमारे को किसी भी व्यक्ति के इमोशनल नेचर के बारे में बताती हैं। तो जिससे हमको ये पता चलता है कि उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, उसकी क्या क्या ताकत है। और हम ये पता चलता है कि भी किसी भी परिस्थिति को कैसे समझ पाता है, कि उसको कोई सपोर्ट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो ये सब हम इन चीजों से समझ पाते हैं। और जब हम चार्ट के माध्यम से ये सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सामने व्यक्ति आता है, उसको हम उससे रिलेटेड जो सूटेबल बैच फ्लेवर रेमेडी होती है, जो उसको मैच कर रही होती है, वो देते हैं। तो ये जब बैच फ्लावर रेमेडी दी जाती है, तो इसके इमोशंस बैलेंस होने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति इमोशनली बैलेंस्ड होगा, तो वो अपने प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएगा। एंड फिर उसको समझ में आता है कि उसको किस तरह से एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेके अपनी हेल्थ को आगे बढ़ाना है, और इन नेगेटिव इमोशन से अपने आप को क्योर करना है। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर एडवर्ड पैश ने 38 रेमेडीज के बारे में बताया था, तो मेरे लिए 38 रेमेडीज के ऊपर जो है काम करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एंड वाइड टॉपिक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपने सर की मदद से 3 रेमेडीज अपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करी थी। उसमें पहली है हमारी स्टार ऑफ बेथलम। एंड आइए इसके इमोशनल सिग्निफिकेंस के बारे में आते हैं। तो हम सारों बेथलेहम किसको देते हैं और कब देते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो इमोशनली और फिजिकल शॉक में रहता है, सपोज कोई जा रहा है और अचानक से उसको चोट लग गई, तो वो उस समय के लिए एक किस्म कुछ मोमेंट के लिए शॉक में आ जाता है। या जैसे किसी का सर्जरी हुई होती है, रोड पर एक्सीडेंट हो गया, या आप बैठे हुए हैं, अचानक से कोई पोस्टमैन आता है या कोई पड़ोसी आता है, आपको बैड न्यूज देता है, तो कहीं ना कहीं हम इमोशनल शॉक में आ जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने किसी नियर डियर को खो देते हैं, या वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, ना ही नियर डियर, इवन तो हमारी कोई ऐसी वस्तु जिससे हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, वो भी अगर खो जाती है, तो भी हमें एक किस्म से थोड़ा सा शॉक लगता है। कुछ ना कुछ हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। हमारे को जैसे चाइल्डहुड में कुछ अब्यूज किया जाता है, तो हम उस समय नहीं बता पाते, और जब धीरे धीरे बड़े भी होने लगते हैं, तो हमें पता चलता है ये टैबू चीजें हैं, तो वो तब भी वो हम उस समय ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वो चाइल्डहुड ट्रॉमा बना रहता है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो ये पास्ट हमारा पेनफुल होता है, वो हम अपनी लाइफ में आगे कैरी करते रहते हैं, और उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। या कोई कोई बहुत ज्यादा इमोशनल पेन से गुजर रहा है, पर वो अपने आप को कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इन सब के चलते क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर एक इमोशनल नमनेस बनी रहती है। तो उसको जब वो आगे से किसी को बता ही नहीं पा रहा है, वो अंदर से अपने दबाए ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो व्यक्ति अगर रोना भी चाहे, तो वो रो नहीं पाता है, खुलकर रोना नहीं उसको आता है। तो इन कठिन परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है, तो स्टार ऑफ बेथलम यहाँ पे उसकी बहुत मदद करता है। स्टार ऑफ बेथलम को हम कंफर्टर ऑफ द लाइफ, कंफर्टर ऑफ द सोल भी कहते हैं। तो डॉक्टर एडवर्ड बैच ने बहुत अच्छे से बोला है कि स्टार ऑफ बेथलम इज फॉर दोज
who are in great distress under conditions which for a time produce great unhappiness. तो एस्ट्रोलॉजिकली इसका क्या कनेक्शन है? तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो स्टार ऑफ बेथलेम जो का एक मून के साथ बहुत बहुत ही गहरा कनेक्शन है, क्योंकि मून जो है वो हमारे इमोशंस को, हमारी इमोशनल मेमोरी, नर्चरिंग एंड इनर पीस को बताता है। तो अगर आपका मून अफ्लिक्टेड है तो उस व्यक्ति के अंदर क्या है, इमोशनल इनसिक्योरिटी बनी रहती है, ग्रीफ है, एंजाइटी है, या मतलब वो अपने उसके अनरिजॉल्व इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते होंगे। तो जब हम उसको एज एन कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी स्टार ऑफ बेथलेम देते हैं तो यहाँ पे उसकी इमोशनल हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, और जो उसका पास्ट ट्रॉमा है वो उसको हील करके उसको वेलबींग की ओर लेकर जाता है। तो अलग अलग शास्त्रों में मन के बारे में अलग अलग कहा गया है। तो अगर हम देखें तो बृहद पराशर शास्त्र में लिखा है, चंद्रा मना सुखदो भयो कारणमा, यानी कि मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द माइंड एंड द एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो। तो मैं बोलूंगी हिंदी में कि जैसे मून ही एक वो कारक है जो हमारे जितने भी सुख और दुख है उन सबको एक्सपीरियंस करता है। एंड चरक संहिता में मेंटल शॉक एंड ग्रीफ के बारे में लिखा है, शोक भय क्रोधा मनसो व्याध्याया, यानी कि जो ग्रीफ, फियर और एंगर, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे मन को बीमार कर देते हैं। एंड भगवत गीता में एक सुंदर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला था, न शोचती न कांक्षती, यानी कि कोई व्यक्ति जो शौक और अत्यधिक इच्छाओं से मुक्त है, इनमें फंसा हुआ नहीं है, वह व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्यारा है। तो हम ये जानेंगे कि इनको कब कब देना है। वैसे तो इसके बारे में थोड़ा मैंने पीछे बता दिया, पर फिर भी थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ हमने कुछ पॉइंटर्स में दिया है कि जब कोई व्यक्ति इमोशनल शॉक और ग्रीफ में से गुजर रहा है, या उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, डीप इमोशनल पेन, या आफ्टर लॉस ऑफ सेपरेशन, difficult in recovering from stressful life events, emotional sensitivity during afflicted moon, और द एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो जब मून का पीरियड चल रहा होता है, यानी कि उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, एंड कहीं ना कहीं अगर वो हमारे चार्ट में सैटर्न के साथ भी अफ्लिक्टेड है, तो भी हमारे को स्टार ऑफ बेथलेम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हीलिंग में मदद करता है। मेरी सेकंड रेमेडी है वॉलनट। वॉलनट कभी भी कभी हम देखते हैं कि लाइफ में एक बहुत मेजर चेंजेस आती हैं। वैसे तो हर व्यक्ति किसी ना किसी चेंज से गुजरता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है एंड मृत्यु तक उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति उन चेंजेस को कोप अप नहीं कर पाता है, उदाहरण के तौर पे कि वो अगर कहीं नई सिचुएशन उसे फेस करनी है, उसको मुश्किल आती है, या कहीं नई जॉब ज्वाइन करनी है, किसी बच्चे का किसी नए स्कूल में एडमिशन कर रहा है तो वो अपने पुराने स्कूल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं आता, कोई कई नए रिश्ते बनाने में कठिनाई आती है, जैसे कुछ हमारे महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं लाइक मैरिज होनी है, तो एक अंदर डर बना रहता है। एंड एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, या जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो रहा होता है, तो उन दोनों के बीच में एक वो पेन, दोनों ही पेन से गुजर रहे होते हैं। एंड इसी तरह अगर हम अपनी फिजिकल चेंज के बारे में कहें, तो जब एक बच्चा जन्म लेता है और वो दांत निकालना शुरू करता है, या एक लड़की और लड़का जब दोनों मैच्योर होने लगते हैं तो प्यूबर्टी स्टेज आती है। ऐसे ही एक समय के बाद जब मेनोपॉज की सिचुएशंस आती है, तो ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या साथ ही साथ कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी ना किसी एडिक्शन में फंस जाता है, उसके अपने एक ओल्ड हैबिट पैटर्न्स होते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि एक व्यक्ति बैठे बैठे दांत से अंगूठे वो नखूनी चबाता रहता है। तो ऐसे जब ओल्ड हैबिट पैटर्न्स को चेंज करने में उसको प्रॉब्लम आती है। एंड कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं, स्पेशली यहाँ मैं ये कहूंगी कि आप अपने जितने भी सैनिक होते हैं, या आर्मी ऑफिसर्स हो गए, या रिटायर्ड ये मिलिट्री के लोग हो गए, तो क्या करते हैं ये ना कहीं अपने पास्ट में अटके रहते हैं। ये अपने पास्ट को इतना ग्लोरीफाई कर लेते हैं कि उनको अपने प्रेजेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। उनको लगता है कि हमारा प्रेजेंट इतना ग्लोरीफाइड नहीं है जितना पास्ट उनका था, तो वो अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से कंडीशंस आती हैं। एंड वन मोर थिंग,
कि कभी कभी हम किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉपी कैट करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी ओरिजिनलिटी को खोने लग जाते हैं। तो इन सब जो ट्रांजिशन पीरियड्स होते हैं, इन सब बदलाव के लिए वॉलनट हमारी बहुत अच्छी तरह से हीलिंग करने में मदद करता है। तो डॉक्टर एडवर्ड बैच ने इसके बारे में कहा था, वॉलनट इज फॉर दोज who have definite ideals and ambitions in life, but who are occasionally tempted to turn aside from them through the enthusiasm, conviction, or strong opinion of others. तो अगर इसको एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से देखें, तो कहीं ना कहीं राहु, सैटर्न और मरकरी का जब इम्पैक्ट होता है चार्ट के ऊपर भी, तो ये सिचुएशंस आती हैं। राहु क्या है, हमारे को कंफ्यूजन देता है, हम जो है बाहर की एनर्जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, एंड जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं वो राहु की वजह से आते हैं। वहीं सैटर्न जो है, हमारे कार्मिक लेसन्स होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे उसका जो ओवर बर्डन जो हम हो जाते हैं, उसका हमारी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस होता है, एंड कहीं ना कहीं जो हमारी मेजर लाइफ चेंजेस होती हैं, उसके प्रति हमारा क्या इम्पैक्ट है, वो सैटर्न से हम देख पाते हैं। तो जब राहु, मरकरी और शनि का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपको किसी भी चार्ट में दिखाई देता है, तो आप ये समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति, अगर ये नेगेटिव सेंस में है, तो वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकता। तो क्या है, उसके अंदर एक कंफ्यूजन सा रहता है, और वो अपने जजमेंट पे भरोसा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सब लोगों से राय मांगता रहेगा। तो जब उसे वॉलनट दिया जाता है, तो वो इस ट्रांजिशन में उसकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एंड शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें, तो बृहद पराशर कोशा शास्त्र में लिखा है, राहु माया भ्रमम जनयति। राहु इज एसोसिएटेड विद एल्यूशन, कंफ्यूजन एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एंड चरक संहिता सेज, सत्यमम नाम यदात्मना हितकरम, which is suitable and beneficial for a person, is called adaptation. And in Bhagavad Gita, it is written, Yugastha Kuru Karmani Sang Tyaktva, means कि आप अपने कर्म करते चले जाओ, पर उसके जो फल की है उसमें आसक्ति नहीं रखोगे। तो यह व्यक्ति मुझे सबसे पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन टीचिंग्स की बात करें, तो ये टीचिंग हमें लाइफ में जो होने वाली हमारी चेंजेस होती हैं, पॉजिटिविटी के साथ हम इनको कैसे एक्सेप्ट करें, यह हमें बताती हैं। तो हमें ये कब देना है, जब लाइफ में कोई बहुत सारी बड़ी मेजर चेंजेस हो रही हो, हमें किसी नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही हो, या हम अपने पास्ट में अटके हुए हैं, वहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोगों की राय पे ही अटके हुए हैं, हमारा अपना जजमेंट कोई मैटर नहीं करता है, या फिर हमारे को कोई ना कोई हमारे ओल्ड हैबिट पैटर्न्स हैं, या कोई एडिक्शंस है, जब हमें उनसे छुटकारा पाना है। ऐसे ही अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड पे जाएं, तो राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या राहु सैटर्न का एंड मरकरी का बहुत ज्यादा हमारे चार्ट में ट्रांजिट टाइम पे इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे में जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स होते हैं, लाइक मैरिज हो गई, चाइल्ड बर्थ हो गया, एंड चेंजिंग द स्कूल, चेंजिंग इन द करियर, और रिटायरमेंट में के बाद भी इंसान में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ वॉलनट उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी तरह से हीलिंग में हेल्प करता है। माय थर्ड रेमेडी इज हॉली। हमने एक टर्म बहुत सीखी है, शट रिपो। शट रिपो में हम जानते कि 6 प्रकार के नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं, जैसे कि एनवी, हेट्रेड, जेलेसी, रेज, रिवेंज और सस्पिशन। तो ये जब ये नेगेटिव इमोशंस किसी भी व्यक्ति में आते हैं, तो क्या है, उसका हार्ट अंदर से सिकुड़ता है, तो वो खुलकर ना तो जी पाता है, और ना ही खुलकर वो अपने आप की एक्सप्रेस कर पाता है। तो कहीं ना कहीं उसका हार्ट ब्लॉक होने लग जाता है। तो जब हम होली देते हैं, तो इसको हम हार्ट ओपनिंग रेमेडी भी कहते हैं। तो ऐसे ही मैं पीछे बताना भूल गई थी कि वॉलनट को हम रेमेडी ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं, एंड होली को हम हार्ट ओपनिंग रेमेडी कहते हैं। तो होली के देने के प्रभाव से क्या होता है,
कि उसका हृदय खुलने लग जाता है एंड वो अपने सामने वाले को इजीली एक्सेप्ट करने लग जाता है। तो ये यहाँ पर डॉक्टर बैच ने कहा था कि होली इज ए रेमेडी फॉर दोज who are sometimes attacked by thoughts of jealousy, envy, revenge, suspicions और hatred। तो एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन में अगर देखें तो होली पर मार्स का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। मार्स इज द प्लेनेट ऑफ एनर्जी, करेज, एक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। और अगर मार्स आपके चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है और आप जो है अच्छी तरह से आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड अगर कॉन्ट्रेरी पार्ट अगर ये अफ्लिक्टेड है तो आपके अंदर गुस्सा रहेगा, आप इम्पेशंस होंगे, एग्रेसिव होंगे एंड जेलिसी आपके अंदर बनी रहेगी। तो ये जब नेगेटिव इमोशंस हैं कहीं ना कहीं आपके हार्ट पर बहुत बुरा असर डालते हैं। तो होली देने से ये नेगेटिव इमोशंस हील होने में एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से मदद मिलती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो अलग अलग शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। बृहद पराशर खुरा शास्त्र कहते हैं कुजो रक्त क्रोधस्व भावा, मार्स इज फायरी बाय नेचर एंड इज एसोसिएटेड विद करेज, एनर्जी एंड एंगर। एंड चरक संहिता सेज क्रोधा सर्व विनाशना, anger can destroy everything। And Bhagavad Gita says krodha bhav, krodhat bhavti sammoha, from anger comes delusion। सो ये टीचिंग हमारे को बताती है कि कैसे हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए एंड करुणा भाव के साथ अपने आप को अपनी इमोशनल हेल्थ को गेन कर सकते हैं। तो ये हमें कब देनी है? जब व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है और आउटबर्स्ट रहता है इमोशनली, उसके अंदर जेलेसी है, हेट्रेड है एंड रिसेंटमेंट है, बिटरनेस है। कभी कभी बहुत आप देखते होंगे कोई कोई व्यक्ति बहुत ही तीखा और कड़वा बोलता रहता है। तो या व्यक्ति इमोशनली हर्ट आफ्टर बीट्रेल, धोखा देने के बाद जो वो बहुत इमोशनली टूट जाता है। ऐसे ही उसके कभी कभी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और वो एक डिप्रेशन में आ जाता है इमोशनल इनसिक्योरिटी के बाद। या हम ये कहें कि मार्स की महादशा अंतर्दशा चल रही है या मार्स और राहु का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मार्स मून का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो भी हम इस रेमेडी को दे सकते हैं। तो आइए अब हम इसको एक छोटी सी केस स्टडी के माध्यम से जानेंगे। इस केस स्टडी में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और बैच फ्लावर रेमेडीज को हमने जब इन दोनों मोडालिटीज को आपस में देखते हुए एक व्यक्ति के इमोशनल पैटर्न को समझा और उससे मैच करती हुई उसको इमोशनल वो बैच फ्लावर रेमेडीज दी, तो कैसे उसने अपनी इमोशनल वेलबींग को प्राप्त किया। So, a married woman approached me on 6 February 2026 with emotional and psychological concern. She was worried about her husband's business, which was not doing well, and wanted to support him. However, she often followed the advice of others instead of trusting her own judgment. This leads to confusion, disappointment, and repeated setbacks. So when the lady came to me, she said that she is experiencing frequent headache and a lot of overthink is going on. She's so restless and there is anger and irritability in her and difficulty facing in sleeping, difficulty in managing personal and professional relationship and high BP is going on. So these symptoms were affecting her daily routine life and its emotional well-being also. So this is the chart, Cancer Lagna chart. Ketu is in Cancer and Moon in Leo sign, Jupiter in Sagittarius, Rahu in Capricorn, Mercury and Sun in Aquarius, Venus in Pisces sign. So Mars in Aries and Saturn in Taurus. सो आइए हम देखते हैं कि इन सबका कैसे कैसे इम्पैक्ट आया उसकी लाइफ में। सो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्स जो है उसकी वजह मार्स जो अपने साइन में बहुत ही स्ट्रांग है, परंतु कहीं ना कहीं वो मून को
फाइव नाइट कनेक्शन से जोड़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, उसके माइंड इमोशनल और उसको इमोशनल सिक्योरिटी से वो गुजर रही है, एंड कहीं ना कहीं उसको इनर पीस भी उसकी डिस्टर्ब थी। सो यहाँ पर मार्स की वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर एग्रेशन भी बना हुआ था। तो ये उसकी डेली रूटीन लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे थे। एंड अगर हम कैंसर असेंडेंट की बात करें तो कैंसर के ऊपर हम देखेंगे मार्स का भी इम्पैक्ट है एंड सैटर्न का भी इम्पैक्ट है। मार्स अपनी स्पेशल फोर्थ एस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड है, एंड अपनी सैटर्न अपनी स्पेशल एस्पेक्ट थर्ड एस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो जब इतने सारे आपको एक कॉम्बिनेशन लगना के साथ मिल रहे हैं, तो ये आपको दिखाते हैं कि आपका डीप इमोशनल सेंसिटिविटी है एंड इमोशनल विड्रॉवल वाली टेंडेंसी है। द पर्सन इज डिफिकल्ट टू आस्क फॉर द इमोशनल support, and there are so many unresolved emotional experiences she is facing. And what the Rahu says, Rahu is in Capricorn. It's ruled by Saturn. तो राहु कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन दे रहा है। एंड राहु का हम देखें तो सेवंथ एस्पेक्ट लगन पर भी आता है। तो कहीं ना कहीं एंड जो कैंसर साइन होता है वो हमारी अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से समझे तो ये हमारी फैमिली होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक किसी व्यक्ति के ऊपर उसको फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वो किसी भी चेंजेस की वजह से, क्योंकि सैटर्न का इम्पैक्ट है, तो कोई ना कोई चेंजेस जब उसकी लाइफ में आ रही होती है तो वो उनसे डरता है और सिचुएशन में आसानी से वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर मास का भी इम्पैक्ट है। तो स्ट्रॉन्ग मास अगर हम देखते हैं उसकी चार्ट में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है एरिस लग्न में। तो मार्स अपना जो है यहाँ पे उसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। तो व्यक्ति जो है करेजिस है और एनर्जी उसके अंदर पूरी की पूरी है। परंतु मार्स का जो लगन पे इम्पैक्ट है उसकी वजह से वो इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। उसके अंदर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बनी हुई है, और वो कहीं ना कहीं समय समय पर इमोशनली आउटबर्स्ट भी होता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करते हैं कि सोचेगा तो बाद में, परंतु उसको जो भी एक्शन करना है वो रिएक्ट पहले ही कर लेगा। तो मून और लियो साइन हमारे को क्या बताता है कि मून का लियो साइन में है कि व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है रिकॉग्निशन की और एप्रिसिएशन की। तो सन एंड मरकरी यहाँ पर एक्वेरियस साइन में है। एक्वेरियस साइन को सैटर्न एंड मार्स रूल करते हैं। तो यहाँ पर सन एंड मरकरी के सॉरी एक्वेरियस साइन जो है हमारा सैटर्न एंड राहु का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, तो सन एंड मरकरी के ऊपर कहीं ना कहीं राहु का पूरा प्रभाव है। तो उसकी वजह से क्या है, उस व्यक्ति के अंदर एक इनर कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो उसकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है एंड जो उसकी एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस है उसके बीच में। तो वो जो लाइफ की चेंजेस हैं उसको इजीली अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है। एंड उसके जो अपने कुछ उसने सैटर्न के प्रभाव में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने कुछ सेट रूल्स बना लेता है, उसके अपने ही कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ ये व्यक्ति डरता है कि कहीं उसके जो अपने इस्टेब्लिश पैटर्न्स हैं वो टूट ना जाए, और वो जो अपनी लाइफ में उसकी जो मेजर चेंजेस आ रही होती हैं उनको भी पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर पाता है। एंड अगर हम दशा की बात करें तो जब मैंने ये चार्ट देखा तो मैंने ये पाया कि उस समय राहु की महादशा और मरकरी की अंतर्दशा चल रही है। तो इन सब के प्रभाव से क्या है, उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग थी, एंड कहीं ना कहीं उसको इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। एंड जैसे मैंने अभी केस में बताया कि वो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट था, कि दूसरे क्या बोल रहे हैं वह करना चाहता था, उसकी अपनी गट फीलिंग क्या बोल रही है वह नहीं करता था। तो उसको इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती थी कि उसको लाइफ में क्या अडॉप्ट करना है और क्या नहीं करना है। तो उसको फ्यूचर के लिए उसके अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी बनी रहती थी। तो दशा की बात करें तो जब ये 6 फरवरी 2026 को उसके चार्ट में मैंने पाया कि अर्ध अष्टम शनि चल रही थी, एंड केतु जो है वो लगन में ट्रांसिट कर रहा था, एंड राहु जो है
सन एंड मरकरी के ऊपर ही, सॉरी, राहु कैप्रिकॉर्न में राहु के ऊपर ही ट्रांसिट कर रहा था। तो ये जो प्लेनेटरी पोजीशंस की वजह से कहीं ना कहीं उसको इमोशनल स्ट्रेस था, फैमिली इशू भी बने हुए थे, एंड उसके अंदर हम बहुत सिंपली कहें तो इनर कॉन्फ्लिक्ट भी बना हुआ था। तो अगर हम इसका ओवरऑल असेसमेंट करें कि इमोशनली कैसे वो व्यक्ति गुजर रहा था, तो हम देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी था। क्योंकि हमारा जो लग्न है, जो हमारे कार्मिक प्लैनेट्स हैं, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, सबसे प्रभावित हुआ पड़ा है। तो साथ ही साथ हमारा जो है मरकरी और मून, सन जो है, मरकरी एंड सन के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारा सैटर्न एंड राहु का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो जो हमको ये बताते हैं कि लाइफ के प्रति जो उसको मेजर चेंजेस में अडेप्ट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर राहु उसको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी दे रहा है, एंड उसकी अंदर जो सेल्फ डाउट है, उसका जो अपने पे से ट्रस्ट है, उसको भी कम कर रहा है। एंड वहीं पे मार्स एंड मून का कनेक्शन व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने उनको कुछ रेमेडीज सुझाई थी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको रेस्क्यू रेमेडी के लिए कहा कि उसको, जो उसके अंदर इतनी एंजाइटी बनी हुई थी, जो इतने ज्यादा इमोशनल ट्रॉमास में से वो गुजर रही थी, उसको काम डाउन करने के लिए हमने इमरजेंसी रेमेडी का इंटेक करने के लिए उसको सुझाव दिया। एंड उसके बाद मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, स्टार ऑफ बेथलेम जो था वो उसके पास्ट ट्रॉमा को हील करने के लिए, एंड वॉलनट उसके स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ की जो भी चेंजेस आ रही है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके। एंड हॉली दी थी टू ओपन देयर हार्ट चक्रा, टू रिलीज द नेगेटिव इमोशन फ्रॉम देयर हार्ट्स। एंड सिरेटो के अपने पे कॉन्फिडेंस रखे, सेल्फ डाउट ना करे, एंड अपने ही डिसीजन पे पूरा का पूरा ट्रस्ट बनाकर रखे। वाइट चेस्टनट जो उसके अंदर बहुत ज्यादा राहु के प्रभाव के कारण ओवर थिंकिंग चल रही थी, एंड बीच जो उसके अंदर टॉलरेंस एंड उसको दूसरों की अप्रोच को एक्सेप्ट करने की बजाय कि जो क्रिटिकल सिचुएशन से वो गुजर रही थी उससे हील करने में हेल्प करे। तो ये जो मैंने उसको रेमेडीज दी, इसमें 3 रेमेडीज मेरी मुख्य रेमेडी थी, स्टार ऑफ बेथलेम, वॉलनट एंड फोली। बाकी सब रेमेडीज मैंने उसको एक सपोर्टिव रेमेडीज के तौर पे दी थी। बेसिकली अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे इमोशंस एक ही समय में देखने को मिलते हैं, पर डॉक्टर बैच के अनुसार हमें एक ही टाइम के अंदर 5 to 7 रेमेडीज का ही कॉम्बिनेशन देना है, उससे ज्यादा रेमेडीज का कॉम्बिनेशन हम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो सपोर्टिव रेमेडीज उसको कहीं ना कहीं उसके एक्सपीरियंस जो इमोशनली वो कर रही थी उससे उसको बाहर निकलने में मदद कर रहा था। तो इसको लेने का तरीका क्या था, हमें 4 ड्रॉप दिन में 6 से 8 बार लेनी है, और इनको हमने डायरेक्टली टंग के ऊपर रखना है और च्यू करना है, उसको स्वेलो नहीं करना है। खाली रेमेडीज देने से मैं कहूं कि किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या है, हमने ये भी सुझाव दिया कि उससे कुछ ना कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज भी करनी है, लाइक वो योगा करे, प्राणायाम करे, ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। एंड साथ ही साथ उसको एस्ट्रोलॉजिकली बेस पे मैंने सुझाया था कि ओम नमः शिवाय की चैंटिंग दिन में 2 बार वो अवश्य करे। एंड ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, ये छोटा और पावरफुल मंत्र है, ये हमारे जितने भी प्लैनेट्स है वो उन सबको हील करने में मदद करता है। तो साथ ही साथ एक लुइस एल हे की बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दी गई हैं, अगर हम उनको भी अपने अनुसार के भी हम किस फेज से गुजर रहे हैं उसमें से कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन चुन के जब वो 3 बार में हम उसको चैंट करते हैं, तो भी हमारे को बहुत ज्यादा इमोशनल हीलिंग मिलती है। जैसे आपने देखा हो कि अगर लाइफ में कुछ मैं यहाँ पर एक पिक्चर याद आती है आमिर खान की, जो हर बार ये कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे को कुछ नेगेटिव दिख रहा है कि हमारे साथ होने जा रहा है,
अगर हम अपने माइंड को ये फीड करते रहते हैं, नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ लाइफ में ठीक ही होता है। तो इन सब चीजों को, बैचलर रेमेडीज को, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को और माइंडफुल एक्टिविटीज को जब हम एक साथ अपना लेकर आते हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस और इनर पीस हमको देता है। तो जब एक महीने के बाद मैंने उनको फॉलोअप के लिए बुलाया, तो जब वो फॉलोअप के लिए मेरे पास आए, तब उन्होंने खुद इस बात को माना कि वो पहले से काफी काम एंड रिलैक्स्ड फील कर रही हैं। परंतु शर्त ये थी कि वे इन सब चीजों को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना है, एंड शी वॉज फॉलोइंग ऑल दीज गाइडलाइंस वेरी रिलीजियसली। तो उन्होंने ये बताया कि अभी जैसे पहले वो इम्पल्स हो जाती थी गुस्से में, अब वो उतना नहीं हो पाती हैं, थोड़ा कंट्रोल है, अवेयर हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को जैसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिजी रखती हैं, तो उनका ओवर थिंकिंग भी रिड्यूस होता जा रहा था, और उसके इमोशनल बैलेंसेस जो थे पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए थे। साथ ही साथ फिर मैंने उनको ये बोला कि कुछ हॉली प्लेसेस में जाना शुरू करो, तो उन्होंने वो भी जाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सब के चलते जो उसकी डेली लाइफ में उसको जो चैलेंजेस आ रहे थे, वो फेस कर रही थी, उनको फेस करने में उसको बहुत अच्छे से मदद मिली। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जब हम ये सब चीजें अपनाते हैं, तो हमारे अंदर एक खुद से अवेयरनेस आती है, और हम अपनी वेलबींग के अंदर आगे मूव करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन में मैं यही बताऊंगी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और बैच फ्लावर रेमेडीज को जब हमने दोनों मोडालिटीज को आपस में क्लब किया, तो बर्थ चार्ट के माध्यम से मुझे जो उसके इमोशनल पैटर्न से वह समझने में मदद मिली, एंड जो उन्होंने मेरे से कम्युनिकेट किया, एंड उससे भी जब मैंने इमोशंस को टैली किया, और दोनों को मिलाकर जब मैंने एक उनको बैच फ्लावर रेमेडीज का कॉम्बिनेशन दिया, तो उनको काफी अंदर से पॉजिटिव हीलिंग हुई। तो यहाँ पर क्या है, ये सब हमारी इन सब के चलते डेली रूटीन लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी हो जाती है, और मनुष्य के जीवन में उजाला भर जाता है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर सेइंग कभी मैंने किसी से सुनी थी, व्हेन देयर इज लाइट देयर इज नो रूम फॉर द डार्कनेस। जब आपकी आत्मा खुश है, आप प्रसन्न हैं, और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की निराशा का आपके जीवन में नहीं स्थान है। एंड आज के जो हमने क्या सीखा, इन शॉर्ट हम वो डिस्कस करेंगे। इमोशनल हेल्थ, जिसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और पेस्ट फ्लावर थेरेपी के माध्यम से कैसे जान सकते हैं। मून का क्या रोल है हमारे इमोशंस को समझने में, एंड राहु किस तरह से ट्रांजिशन पीरियड में हमारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एंड मार्स जो कि हमारे एंगर और नेगेटिव इमोशंस को कैसे ट्रिगर करता है, एंड बैश फ्लावर रेमेडीज जो कि हमारे को इमोशनल बैलेंस में बैलेंस करने में हेल्प करती है, ना कि हमारे फिजिकल डिजीज को क्योर करती हैं। तो जब हम इन दोनों मोडालिटीज को आपस में मिला देते हैं, माइंडफुल एक्टिविटीज को भी हम अपने साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे को एक अच्छी हेल्थ की तरफ आगे मूव ऑन कराती हैं। एंड मोर ओवर, यहाँ पे मैंने जैसे पिछली क्लास में भी बताया था कि जो हमारी ये बैच फ्लावर रेमेडीज है, ये 38 रेमेडीज हमारे अलग अलग 38 इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। बस करना ये होता है कि हमें सामने वाले की बात को बहुत ही ऑनेस्टली सुनना होता है, और वहां से उसके जो इमोशंस ट्रिगर हो रहे होते हैं, उनकी पहचान करनी होती है, और बर्थ चार्ट के माध्यम से हम उसकी ऑथेंटिकेशन भी चेक कर पाते हैं। तो ये सब जब ये सब चीजें आपस में मिलकर चलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ एक बहुत अच्छी तरह आगे मूव ऑन करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर आज अपनी विराम दूंगी। एंड नेक्स्ट सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे बैच फ्लावर रेमेडीज हमारी वाटर बेस्ड है, तो मैं आपको ये बताऊं कि वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, और अगर इनके केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा और अगली क्लास में जानेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। Thank you. That was a wonderful session. थैंक यू। So, anyone have any questions here for Pramila ji? हाँ, अगर कोई पूछ सकता है तो पूछिए। If no one has any questions, I have a question. Then I should be asking some question.
तो प्रमिला जी Yes, you can ask me. या तो आप बोल रहे हैं कि दिस इज the emotionally controlling batch remedies. So usually in our body, in Yes. medical astrology, हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं, Hmm. those are the ones who will be controlling the emotions, like happy hormones or whatever the hormones they are there, they'll be controlling, like oxytocin Hmm. and Yeah. serotonin. So, will Hmm. these batch remedies be helping or running in parallel to these particular hormones? क्योंकि हार्मोन्स हमारे बॉडी में जनरेट हो जाते हैं, whereas this batch Hmm. remedies का जो भी है वो बाहर इन प्लांट्स क्रिएट हो जाते हैं, right? So, Yes. does these two work in parallel or these are in one supporting each other? बेसिकली यहाँ पे बहुत एक बात मैं क्लियर करूंगी कि जो बैच फ्लावर रेमेडीज हैं, ये कहीं भी हमारी को फिजिकल सिम्टम्स अगर कोई आ रहे होते हैं तो हम वहां पर उस पे काम नहीं करते। यहाँ पर सिंपल जो हमारा कनेक्शन बनता है कि हमारे सामने जो क्लाइंट बैठा है वो हमारे को क्या बता रहा है, हम उसके कुछ की वर्ड्स होते हैं वो पकड़ते हैं, जिसके माध्यम से हम जो है सूटेबल बैच फ्लेवर रेमेडी को सिलेक्ट करते हैं। एंड जैसे सपोज मैं आपको बताऊं, कभी कभी कोई कह देता है कि यार मैं दूसरों के लिए इतना करती हूँ पर मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। तो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जब वो बहुत कुछ कर रहा है तो उसके अंदर एक गिल्ट सा रहता है कि वाई आई एम ऑलवेज आई एम डूइंग। या कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कुछ कुछ लगता है, अगर उनकी प्रेजेंस वहां है फिर भी वो कहते हैं मेरी वजह से खराब हुआ है, भले ही वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हर एक नेगेटिव सिचुएशंस के लिए अपने आप को गिल्टी मानते हैं। तो यहाँ हम ऐसे छोटे छोटे की वर्ड्स को पकड़ते हैं। तो कीवर्ड्स को पकड़ने के बाद हम जब उसका पूरा पैटर्न समझ पाते हैं कि वो किस किस फेज से गुजर रहा है या उसके अंदर कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस उस समय ट्रिगर हुए हुए हैं, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। एंड सपोज जैसे चार्ट की बात करें तो चार्ट में एक छोटी सी बात बोलूंगी कि अगर हमको कहीं दिखता है कि सन बहुत ज्यादा वीक है, अफ्लिक्टेड है, तो सिंपली सी बात है कि कहीं ना कहीं उस बंदे के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अगर वो व्यक्ति भी अगर हमको सामने से ये बात बता रहा है कि यार मेरे से नहीं होता, मैं नहीं ये कर पाता, तो हमारे को ये क्या होता है, मैच कर जाती है चीजें। तो जब ये दोनों चीजें मैच करके तो इट बिकम श्योर टू अस कि हाँ हमने उसको ये जो कॉन्फिडेंस रिलेटेड रेमेडी देनी है। फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो नहीं आ रहा तो वो किस वजह से नहीं आ रहा। तो यहाँ सारा का सारा जो भी खेल है वो बातचीत का है। तो सामने वाला हमारे को क्लाइंट जितनी ऑनेस्टी के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, अपने इमोशंस को बताता है, उतनी ही हम ऑनेस्टी से फिर उसकी रेमेडीज को सिलेक्ट कर पाते हैं। Yeah. So that's the reason mainly that is the reason I'm asking, like, because hormones do this the same thing in the body. वो हाँ, हमें तो हमें क्या हमें होता है डिप्रेशन कि देते हैं, हमें डिप्रेशन देते हैं, हमें हम्म। हैप्पीनेस हाँ। देते हैं, जो भी देते हैं वो इंटरनली दे देते हैं। हम्म। सो यस, बिल्कुल। या दिस माइट हेल्प तो जब एक्चुअली। हम आपसे बात करेंगे तो आप हमें बताओगे ना कि आपको डिप्रेशन किस कारण से आ रहा है, हम वो सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। यस। तो हम उस सिचुएशन को डील करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन किसी एक कारण से नहीं होता ना। एंड जैसे सपोज एक कोई बोलता है कि मेरे सर में दर्द है, सर दर्द के लिए एक इमोशंस नहीं है ना। भाई सर दर्द ओवरबर्डन हो रहा है इस वजह से है, सर दर्द है कि उसका अपना ईटिंग पैटर्न ठीक नहीं है इस वजह से है, या रात को वो सोया नहीं है इस वजह से है। तो देर आर लॉट ऑफ रीजंस। तो लॉट ऑफ हम ये रीजंस। देखेंगे कि अगर आपको हेडेक हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, तो वो हम वो रीजन को पकड़ेंगे। फिर उस रीजन से रिलेटेड, अब सर दर्द के लिए हम कॉमनली किसी को दवाई नहीं दे सकते, कॉमनली एक रेमेडी रेकमेंड नहीं कर सकते। तो उसके पीछे का कारण क्या है, हमें वो ढूंढकर वो पकड़कर उससे रिलेटेड जो है रेमेडी देंगे ताकि उसकी हीलिंग हो जाए। That's true. That's true. Because I found this interesting. In medical astrology, usually we see the organs, but here you are particularly looking into the hormonal level. That's where No, it went. it is It is clearly beyond that. mentioned in the Bash Flowery. It is clearly mentioned in the Bash Flowery. Edward Bash says, don't treat the disease, Yes. treat the cause of the disease. Very good. Very nice. Very interesting, Pramila ji. That's very nice. Thank you. Thank you for Thank you sharing so all much. your this thing. Uh, Shall I yes, stop please. sharing?
Okay. Chalo. If there are no questions, can we end the session? So just to remind everyone, tomorrow we have another session of Chitwan Sharma, the last session from 4 to 5:30. Kindly remember and then join the session at 4 o'clock in the evening. Thank you. Thank you, everyone.